बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है, प्रक्रिया आरंभ हो गई है। मैंने वीडियो करके भी बताया था और ये वीडियो आप लोगों को अभी ये बताने के लिए है कि 2024 में या 2025 में जब नोटिफिकेशन निकलेगा भी विद्यार्थियों, तो उसमें कौन आवेदन कर पाएगा। आज आप लोगों के पास अगर ये जानकारी उपलब्ध हो जाए कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किस तरह से ये भर्ती होगी, इसकी जानकारी अगर आप लोगों के पास हो तो आप समय से अपनी योग्यता को पूरा कर पाएंगे, समय से अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। ये पूरी जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से जुड़ गए हैं। और विद्यार्थियों एक विशेष बात यह है कि यदि आप लोग ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और भी आगे भी चाहते हैं और इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की शुरू से आवेदन से लेकर के चयन तक की बारीक से बारीक छोटी से छोटी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक जो घंटी है, बेल आइकन है, वो जरूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बताता हूं, मैंने वीडियो करके भी बताया था आप लोगों को। इससे पहली वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी जिसमें यह बताया था कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है और ये कहा है कि सारे बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें कहां कहां किस किस डिग्री कॉलेज में कितनी पोस्ट खाली है, ये जानकारी उपलब्ध कराइए। और जानकारी उपलब्ध जब उच्च शिक्षा विभाग के पास हो जाएगी तो उच्च शिक्षा विभाग उस जानकारी को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को देगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ही आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को निकालेगा। यह वैकेंसी इससे पहले 2020 में निकली थी। 4 वर्षों के बाद इस पर कोई बात हुई है विद्यार्थियों वैकेंसी पर, क्योंकि मैंने पहले सब कुछ आप लोगों को जानकारी दी थी कि कोर्ट का स्टे था और ये सब जानकारियां थी। और इसके पहले आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये भी पूछा था कि बैट क्या होगा, और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ये समझाया भी था कि पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होना लगभग संभावित है, कि पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा फिर ये वैकेंसी निकल पाएगी। विद्यार्थियों अब मैं आपको बताऊं कि कौन आवेदन कर पाएगा और इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। ये वो नोटिफिकेशन है जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने पहले निकाला था। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 2020 का नोटिफिकेशन है। इसी प्रक्रिया से इस बार 2024 या 2025 की वैकेंसी भी निकाली जाएगी विद्यार्थियों। तो इसमें वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके 55% अंक हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पहली बात तो ये कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप लोगों के 55% अंक होने चाहिए। परंतु यदि आप लोग बिहार के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मतलब आप लोग जो है बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पूरे देश से कहीं से भी आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगों को भी जो है यहां से 55 की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होने पर भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 5% छूट का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। एक क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन विद्यार्थियों आप लोगों के पास नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट आप लोगों का क्वालिफाइड होना चाहिए। परंतु नेट क्वालिफाइड नहीं है विद्यार्थियों, तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि पहले होता था, अब लंबे समय से नहीं हुआ है, फिर से उसके कराए जाने को लेकर के चर्चाएं हैं, उसका पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। तो जहां तक है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा विद्यार्थियों, पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद ये वैकेंसी निकलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है प्रक्रिया की, तो ये लंबा समय इसमें लगेगा ही। हो सकता है जनवरी फरवरी तक जो है जाकर के आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिले और उससे पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। मतलब कोई समय की सीमा तो हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि विभागों की कार्यवाही जो है वो कितनी धीरे चलती है या इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है मंत्री जी की या आयोग के सदस्यों की, वो सब पर निर्भर करता है वैकेंसी आना तो और आपका बिहार बैट होना तो। पर ये तय है कि लगभग बिहार का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पहले होगा। तो विद्यार्थियों आप लोगों के पास 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर बैट या यूजीसी नेट, और अगर आप लोगों ने बैट या यूजीसी नेट नहीं है तो पीएचडी की उपाधि आप लोगों के पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। मैं इस बात को आप लोगों को इस चार्ट से समझा देता हूं। आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए और 55% जो है रिजर्व कैटेगरी के पास 50%, या तो इसके साथ साथ आप लोग नेट क्वालिफाइड हो या बैट क्वालिफाइड हो तब आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोगों के पास 55% अंक हैं और पीएचडी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। पर पीएचडी वालों के लिए जो है एक और नियम किया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने पीएचडी की हुई है, जिन अभ्यर्थियों के पास पीएचडी की उपाधि है, 55 की जगह 50% पर वो भी आवेदन कर सकते हैं।
तो यहाँ जो है पीएचडी के साथ पीजी में अगर आप लोगों का 50% अंक है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे विद्यार्थियों। ये हो गई है बात एलिजिबिलिटी की। पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर पाएगा विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात आयु को लेकर के, आयु की सीमा बहुत बढ़िया है यहाँ पर, 55 वर्ष आयु की सीमा है। 55 वर्ष मतलब आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, आयु कितनी भी हो गई हो, क्योंकि बिहार में लंबे लंबे समय बाद वैकेंसीज निकलती है, तो आयु का कोई बैरियर ऐसा रखा नहीं गया है। और 55 के बाद किसी को नौकरी चाहिए भी क्यों भाई, है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका विद्यार्थियों कुछ इस तरह का रहेगा कि 100 नंबर का, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा विद्यार्थियों। सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा रहेगा कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन पाएगा, इसमें एग्जाम नहीं देना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों का जो है वो एपीआई स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें एपीआई स्कोर कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को इस नीचे दिए हुए चार्ट से समझाता हूं। मतलब आप लोगों की एक फाइनल मेरिट बनेगी 100 नंबर का तो एपीआई स्कोर, और 15 नंबर का आप लोगों का बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के 15 नंबर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु जो लोग वहां जाएंगे तो 15 नंबर का फायदा और नुकसान तो खैर उन्हें होगा ही। तो कुल मिलाकर के 115 नंबर के आधार पर आपकी अंतिम मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर आपका 115 में से नंबर जितने भी आएंगे उसके आधार पर आपका चयन होगा। ये 100 नंबर कैसे बनेंगे विद्यार्थियों, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मैंने बता दी है, पर अगर आप लोगों का एकेडमिक बहुत बढ़िया है, जिस विद्यार्थी का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर यूजीसी नेट या फिर बैट या फिर अलग अलग परीक्षाएं जिसके पास हैं, उनको बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा यहाँ पर। तो ग्रेजुएशन में देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को ये चार्ट बताता हूँ। ये यूजीसी के मानक है विद्यार्थियों, और यूजीसी के मानकों के अनुसार ही ये वैकेंसी पहले निकली थी और इस बार भी ऐसे निकलेगी। तो विद्यार्थियों जिसके ग्रेजुएशन में, स्नातक में 80% है या उससे ज्यादा है, उसे स्नातक में 15 नंबर मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर ऐसे बनाया जाता है, 15 नंबर जो है 80% होने पर अगर किसी के 60% से जो है वो 80% है तो उसे 13 नंबर मिलेंगे। मान लिया आप लोगों के जो है वो 59.77 नंबर परसेंट बन रहे हैं, तो भाई विद्यार्थियों आपको 15 नहीं 13 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर यहां पिछड़ जाएगा वो व्यक्ति, ठीक है। और ये किसी विद्यार्थी के 55 से 60% के बीच में है तो उसे 10 नंबर मिलेंगे, 45 से 55 के बीच में है तो उसे 5%, 5 नंबर ही मिलेंगे। तो ये ग्रेजुएशन के अंक आप लोगों को, आप लोग अपने नंबर आज भी जोड़ सकते हो। आप एक बार 100 नंबर में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं और अभी आप क्या कर सकते हो विद्यार्थियों, इसको मैं विशेष रूप से समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप लोग जो है नंबर जितने हैं वो तो बढ़ाए नहीं जा सकते, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर नहीं बढ़ाए जा सकते, पर 100 नंबर में से और नंबर बढ़ाने में क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूं आपको मैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% है आप लोगों के या उससे ऊपर है तो 25 नंबर मिलेंगे, और 60 से 80 के बीच है तो 23 नंबर बनेंगे। 55% से कम है, 45% से ऊपर है तो वे विद्यार्थी आप लोग जो है उसको 20 नंबर मिलेंगे। मतलब 55 से कम वाले को तो खैर एंट्री नहीं है, लेकिन 55% से अगर ज्यादा है तो उसको 20 मिलेंगे, 60 से कम है 55 से ज्यादा है तो उसे 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ विद्यार्थी ये तो आप लोग इसमें चेंज नहीं कर सकते, अपने नंबर जितने बनेंगे वो देख लेना। पीएचडी की उपाधि जिनके पास है उन्हें 30 नंबर मिलेंगे, जिनके पास नहीं है वो 30 नंबर पहले ही पिछड़ जाएंगे। ये नुकसान उन विद्यार्थियों को हो जाएगा जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, एक ये नुकसान विद्यार्थियों आप लोगों को हो जाएगा। पर आप हताश मत होइएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होंगी। लंबे समय बाद वैकेंसी जब निकलती है तो उसमें काफी सारी सीट्स होती है और आपको अवसर मिलता है। उसके बाद विद्यार्थी जिसने नेट जेआरएफ किया हुआ होगा, जेआरएफ है तो उसे 7 नंबर मिलेंगे, पर किसी का जेआरएफ नहीं है, केवल नेट क्वालिफाइड है, उसे 5 मिलेंगे। सेट, स्लेट या सेट मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने बैट किया है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके जो विद्यार्थी इसमें जाएगा उसे केवल 3 नंबर मिलेंगे। तो बेहतर ये होगा विद्यार्थियों आप लोगों को, अभी थोड़ा सा टाइम भी है, दिसंबर का नोटिफिकेशन निकलने वाला है यूजीसी नेट का, अगर आप परिश्रम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि बैट करोगे उसमें भी एग्जाम देना पड़ेगा, वहां केवल 3 नंबर मिलेंगे। यूजीसी नेट के साथ जेआरएफ हो जाता है विद्यार्थियों तो आप लोगों को 4 नंबर का फायदा हो जाएगा या 7 नंबर मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि चयन जो होगा ना विद्यार्थियों वो बनेगा मेरिट के आधार पर, और मेरिट में बैट के नंबर कम है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि जी इसके नंबर ज्यादा क्यों नहीं है,
क्योंकि ये सेंटर का एग्जाम है, ये यूजीसी का एग्जाम है और ये आपका स्टेट का एग्जाम है। स्टेट का एग्जाम जो है थोड़ा सा हल्का रखा जाता है, तो उसके नंबर भी हल्के हो गए हैं विद्यार्थियों। तो बेहतर ये होगा, मैं आप लोगों को मन रखने के लिए ये बात कह दूं कि कोई बात नहीं, बैट वाले को कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। बेहतर ये होगा आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे और जेआरएफ क्वालिफाई करें, 4 नंबर का फायदा आप लोगों को तब होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आसान काम तो है नहीं विद्यार्थियों। इसी के साथ एक काम कर सकते हो, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो तो आप लोग जो है ना पीयर रिव्यूड जनरल होते हैं, रिसर्च पेपर लिखना शुरू कीजिएगा। अब ये कोई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो है नहीं, या प्राइमरी स्कूल की परीक्षा तो है नहीं कि भाई आप लोग जो है वो सामान्य कुछ भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे ऐसे ही। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रिसर्च पेपर लिखना जरूरी होता है। आप लोग जो है 5 रिसर्च पेपर अलग अलग जर्नल में छपवा लीजिएगा, रिसर्च पेपर लिखिएगा। रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है उसके लिए आप लोगों को YouTube पर भी वीडियोस मिल जाएंगे, या आप लोगों को कभी अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो मैं इस पर भी विस्तार से चर्चा कर दूंगा। और यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल में अपने पेपर भेजना शुरू कीजिएगा। टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, तो कर पाएंगे आप लोग ये वाला काम। एक पेपर के 2 नंबर होते हैं। अगर आप लोग जो है वो यूजीसी केयर लिस्ट में जो है वो अपना केयर लिस्टेड जर्नल में जो है वो अपना पेपर छपवाते हैं तो आप लोगों को नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों। 5 पेपर छपवाएंगे तब जाकर के आप लोगों को एक पेपर के 2 नंबर हैं, तब जाकर के 10 नंबर मिलेंगे। देखो विद्यार्थी, ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिसकी रिसर्च में बढ़िया गति होगी, एक पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी अगर 10 नंबर यहां पा लेता है तो पीएचडी के जो 30 नंबर है उनमें बहुत कुछ भरपाई कर पाओगे आप लोग। दूसरी बात यह कि अगर कहीं हो सकता है आपके आसपास कोई डिग्री कॉलेज है और आप लोगों को वहां पढ़ाने का अवसर मिल जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है पर फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। 1 वर्ष पढ़ाने के 2 नंबर हैं। किसी का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप लोग वहां पढ़ा सकते हैं। यूजीसी नेट के आधार पर ही ये नियुक्ति मिलती है। वैसे तो यूजीसी नेट के बिना तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, पर एक दिन के एक वर्ष के एक सत्र के 2 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने 5 वर्ष पढ़ाया तो 10 नंबर मिलेंगे, पर ये भी नहीं बढ़ा पाओगे आप लोग ज्यादातर। आपको कोई पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसके जो है वो 3 नंबर होते हैं। 3 नंबर में से इंटरनेशनल के 3 नंबर हैं और नेशनल के जो है वो 2 नंबर हैं, ठीक है, राज्य सरकारों के द्वारा। तो आप लोग प्रयास कीजिए 3 नंबर या 2 नंबर अपने बढ़ा सकते हो। इसके लिए नेशनल पुरस्कारों की बहुत सारी श्रेणी होती है, उनमें आप लोग अलग अलग जाकर के कर सकते हो। तो भाई विद्यार्थियों देखो, अब नए विद्यार्थियों के लिए यहां अवसर कम है, उन लोगों के लिए अवसर ज्यादा है जिनकी पीएचडी हो गई है, ठीक है, पीएचडी हो गई है, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है या कर लेंगे, जो रिसर्च पेपर लिख लेंगे, उनके लिए अवसर है। और भाई विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थी जिसकी गति नहीं है रिसर्च में, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के करेगा भी क्या वो व्यक्ति। इसलिए आप लोगों को मैं मन रखने के लिए कुछ उल्टा सीधा कहूं कि भाई नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन तरीका यही है। आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो रिसर्च पेपर लिखना, पीएचडी करने की तरफ बढ़ना, ये सब काम करने आप लोगों को चाहिए ही, तभी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, अब आप लोगों के 100 नंबर जो बनेंगे उनमें से सब मिलाकर के आप लोगों को 30 नंबर पीएचडी के, 7 नंबर नेट सेट, सब मिलाकर के। अगर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, कोई विद्यार्थी अगर ये सोचे कि उसने नेट क्वालिफाई किया हुआ है कि जी उसका जेआरएफ है या नेट है, तो उसे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके 3 नंबर और मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको मैक्सिमम 7 नंबर मिलेंगे, चाहे आपका जेआरएफ है, चाहे नेट है, चाहे आप बैट कर लो तो बैट के 3 नंबर हैं, लेकिन अगर आपका जेआरएफ है तो अधिकतम 7 ही मिलेंगे, बैट के नंबर अलग से नहीं मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर आप लोगों का जो है वो 80 नंबर का होगा, 10 नंबर का रिसर्च का होगा और 10 नंबर का टीचिंग एक्सपीरियंस का होगा। टीचिंग एक्सपीरियंस अब से नहीं कुछ ज्यादा बढ़ा सकते हैं आप लोग, लेकिन 10 नंबर का रिसर्च जर्नल में लिख करके आप लोग बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो से ये फायदा उठाइएगा जरूर आप लोग। तो मैंने जाकर के विद्यार्थी आप लोगों को कुल मिलाकर के समझाने का प्रयास किया इस वीडियो में कि वो आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है। दूसरी बात यह है विद्यार्थियों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है कि आपको एपीआई स्कोर के आधार पर आपका और फिर इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। मन में कोई भी प्रश्न है तो वीडियो पर जरूर छोड़ दीजिएगा। फिर वही बात, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। प्रणाम।